हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था इस चैप्टर का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी, सेल होता क्या है, या सेल हमने चैप्टर में ही लिखा है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और हमें एक लाइन हमेशा सुनने को मिलती है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैंने इसके बारे में बताया था कि ऐसा क्यों है या हम ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमें वो बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं चलेगी जो 8th 9th और 10th तक चलती थी। अब हमें डिटेल में जाना होगा। तो मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी सेल के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद में मैंने सेल की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, इन सब के बारे में बताया था। कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था डिस्कवरी में और रिसर्च में। और उसके बाद में मैंने सेल थ्योरी पढ़ाई थी। सेल थ्योरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये बताया था सेल थ्योरी किसने दी थी, कैसे दी थी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्या है। तो अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अब आगे का टॉपिक अपना। अब हमें पढ़ना है सेल साइज़। ठीक है, हमने पढ़ा सेल क्या होता है। अब जो सेल है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम नहीं रहेगा। ठीक है, या सेल्स अलग अलग तरह के होते हैं, ये तो हमें पता ही है। ऐसा नहीं है कि सेल एक ही तरह के होते हैं या ओनली वन टाइप ऑफ सेल एग्जिस्ट। डिफरेंट सेल्स होते हैं, सबके साइज़ भी अलग अलग होंगे, सबके शेप्स भी अलग अलग होंगे, तो वो पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने ये तो बहुत अच्छे से समझा था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। अब तो हम सबको डिफरेंस पता ही होगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, और यहाँ तक कि अभी हम इस चैप्टर में भी बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं बहुत अच्छे से। आगे आगे टॉपिक आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जनरल बता देती हूँ। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके पास में न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके पास में मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं हम ह्यूमंस। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का साइज़ देख लेते हैं। ये होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, कितना? 10 से 20 माइक्रोमीटर। और अगर हमें माइक्रोमीटर को हटाना है, माइक्रो यहाँ पे अगर हमें माइक्रोमीटर से मीटर में करना है कन्वर्ट, तो हमें 10⁻⁻6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। ठीक है, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके सेल का साइज़ होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी, डेटा है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और हो भी जाती हैं चीज़ें याद, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा किंगडम में एक चीज़ पढ़ी थी, माइकोप्लाज्मा। किस किस को वो चीज़ याद है? और अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। मतलब ज़्यादा ऐसी नहीं है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और बहुत लंबी लंबी ड्यूरेशन की वीडियो है, नहीं। तो आप देख लीजिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसमें एक हमने किंगडम्स पढ़े। उसमें जो हमारा फर्स्ट किंगडम हमने पढ़ा था वो था मोनेरा। मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरियाज आते हैं। उसमें हमने एक पढ़ा था एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कि था माइकोप्लाज्मा, जिसको हम PPLO भी कहते हैं। ठीक है, तो वो जो था वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ये बात हमें पता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम PPLO भी कहते हैं। और हमने और भी उसके बारे में काफ़ी बातें की थी कि वो उसके पास में सेल वॉल ही नहीं होती है। ठीक है, अब वो चैप्टर का है थोड़ा टॉपिक, अब इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं बताएंगे, पर मैं बस याद करवा रही हूँ कि ये कौन सा PPLO है। तो PPLO स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, इसका साइज़ क्या होता है? अब भाई इसका जो साइज़ होगा वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से भी कम का होगा। प्रोकैरियोटिक सेल साइज़ होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर, तो इसका होगा 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है,
वायरस, अब आते हैं वायरस। वायरस के बारे में भी हमने पढ़ा था लास्ट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो वायरस क्या होते थे, ना वो लिविंग होते थे ना ही नॉन लिविंग होते थे, और क्यों नहीं होते थे इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो वायरस का साइज़ होता है 0.02 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये इससे भी ज़्यादा छोटे होंगे। अब उसके बाद में ऑस्ट्रिच का एग, ये बात तो हमने काफ़ी बार सुनी है, और नहीं भी सुनी तो कोई बात नहीं, जस्ट चिल। तो जो ऑस्ट्रिच होता है ना, ऑस्ट्रिच का एग होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। तो उसका साइज़ कितना होता है, 1.75 इंटू 15 सेंटीमीटर। अभी तक बात हो रही थी माइक्रोमीटर में, अब यहाँ पे बात हो रही है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा याद रखिएगा। लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग, इसका साइज़ होता है 1.7 इंटू 15 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में ये तो था लार्जेस्ट, अब आते हैं लॉन्गेस्ट सेल पे। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क पता होगा, लार्जेस्ट ऐसे, लॉन्गेस्ट ऐसे, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, और नहीं पता तो कोई नहीं, ह्यूमन फिजियो में हमें पढ़ने हैं ये सारे चैप्टर्स। बेसिकली मैं बताऊँ, अगर हम बात करें या गौर करें इस चीज़ पे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें हर चैप्टर में दी जा रही है अभी। उसके बाद में कुछ उन चीज़ों को हमें डिटेल में या तो प्लांट फिजियो में पढ़ना है या फिर ह्यूमन फिजियो में पढ़ना है। तो डोंट वरी, बस याद करते चलिए। तो न्यूरॉन जो है वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, डोंट वरी। तो न्यूरॉन जो सेल होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है, और इसका जो साइज़ होता है वो होता है 10 से 30 माइक्रोमीटर। 10 से 30 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक का कितना साइज़ होता था, यूकैरियोटिक का होता था 10 से 20 माइक्रोमीटर, और न्यूरॉन का है 10 से 30 माइक्रोमीटर। लेकिन अब ये कौन से ऑर्गेनिज्म के न्यूरॉन का साइज़ है, ये है ब्लू व्हेल का, ठीक है। ये वो ब्लू व्हेल गेम नहीं है जो आया था अभी कुछ टाइम पहले, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे मरने लग गए थे, डेथ हो गई थी उनकी। इट वॉज़ अ वेरी सीरियस इशू। तो ये वो ब्लू व्हेल नहीं है, अपनी ब्लू व्हेल जो होती है वो है, ठीक है। तो ब्लू व्हेल का साइज़ जो होता है, ब्लू व्हेल के न्यूरॉन सेल का जो साइज़ होता है वो होता है हमारा 10 से 30 माइक्रोमीटर। अब देख लेते हैं ह्यूमंस के न्यूरॉन का साइज़ कितना है, वो होता है सीधा सीधा 19 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, सेंटीमीटर नॉट माइक्रोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद में स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन का, अभी आप कहोगे कि अभी तो बताया था कि पीपीएल होता है, अब यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन की, ठीक है। ह्यूमन में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, वो होता है स्पर्म। स्पर्म के बारे में थोड़ा बहुत सबको पता होगा, ये होता है मेल, ह्यूमन मेल गैमेट होता है, ठीक है। और स्पर्म के बारे में वैसे हमें पढ़ना है डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, वो +2 का चैप्टर है, काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर को। +2 के चैप्टर में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, +1 के भी हैं बट +2 के ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो पढ़ लेंगे मूवी। और अब लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है ह्यूमंस में, तो हमने अभी पढ़ा कि लार्जेस्ट सेल वैसे होता है ऑस्ट्रिच का एग, तो भाई एग ही होगा लार्जेस्ट सेल, ठीक है। तो एग सेल ओवा जिसे हम कहते हैं ह्यूमंस में, फीमेल्स में ओवा प्रोड्यूस होता है, तो वही ओवा जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है। अब उसके बाद भी ये तो बात हो गई थी साइज़ की, ठीक है। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। यूकैरियोटिक का साइज़ होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर, प्रोकैरियोटिक का 1 से 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ का 0.3 माइक्रोमीटर, वायरस का 0.02 माइक्रोमीटर, ऑस्ट्रिच के का होता है 1.75 इंटू 15 सेंटीमीटर, न्यूरॉन का होता है 10 से 30 माइक्रोमीटर, और न्यूरॉन ह्यूमंस में 19 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन में स्पर्म, लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमंस में ओवा, ठीक है। ये तो हो गई बात साइज़ की। अब देख लेते हैं शेप। भाई तो हमने ना शेप के बेसिस पे जो हमारे सेल हैं उनको दो उसमें क्लासीफाई किया है, 2 कैटेगरीज़ में। फर्स्ट जिनकी जो शेप होती है वो फिक्स रहती है, और दूसरे वो जिनकी शेप फिक्स नहीं रहती है। तो जिनकी शेप फिक्स रहती है
वो देख लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड न्यूरॉन, न्यूरॉन की शेप हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। न्यूरॉन जो सेल्स होते हैं हमारे, उनकी शेप हमेशा फिक्स रहती है, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा कि वो लॉन्गेस्ट सेल होती हैं, ठीक है। उसके बाद में आरबीसी, आरबीसी की भी शेप हमेशा हमेशा फिक्स ही रहती है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अब देख लेते हैं कि इनकी शेप फिक्स नहीं रहती, मतलब और भी हैं लेकिन जिनकी शेप फिक्स रहती है, लेकिन वो सभी थोड़ी पढ़ सकते हैं मेन। और अब जिनकी शेप फिक्स नहीं रहती वो होते हैं अमीबा और डब्ल्यूबीसी। अमीबा और डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, ये एक तरह की मूवमेंट करते हैं जिसे हम कहते हैं डायपिडेसिस। डायपिडेसिस ये क्या करते हैं, इस चीज़ को हम पता है कहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, कि वहाँ पे हमें फ्लूइड्स की मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, और वहाँ पे हमें डब्ल्यूबीसी को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो मैं थोड़ा बता देती हूँ, जैसे कि डब्ल्यूबीसी ना वैसे डिफेंस में काम करते हैं, उनका रोल ज़्यादातर डिफेंस में होता है। ये हमारा डब्ल्यूबीसी है, इनकी शेप फिक्स तो होती नहीं है, ठीक है, कुछ भी बना दो। यहाँ पे आ गया हमारा कोई फॉरेन बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो ये क्या करते हैं डब्ल्यूबीसी, ऐसे मतलब सेल के मतलब और जो सेल हैं उनके बीच में से निकल के ऐसे करके जाएंगे, ये जो वो पार्टिकल है इसको ऐसे इनगल्फ कर लेंगे और फिर इसको खा जाएंगे। मतलब अब भाई हमारे ह्यूमंस की लैंग्वेज में खाने को कहते हैं ईटिंग, लेकिन जो हमारी सेल हो गई, हमारी बायो हो गई, इसमें हम खाने को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। सेल्स को खाने को कहते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं, और मतलब अमीबा भी ऐसे ही करता है। अमीबा क्या करता है, अपने फूड के लिए क्या करता है, वो स्यूडोपोडिया वगैरह का यूज़ करता है। तो इनकी बेसिक बात ये है, मेन बात ये है कि दो तरह के वो हैं, दो कैटेगरीज हैं, जिनकी शेप फिक्स रहती है, जिनकी शेप फिक्स नहीं रहती है। जिनकी शेप फिक्स रहती है वो होते हैं हमारे न्यूरॉन और आरबीसी, जिनकी शेप फिक्स नहीं रहती वो होते हैं हमारे अमीबा और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम हमारे प्रोकैरियोटिक सेल को। अभी तक हमें बेसिक बातें पता थी, कुछ बातें पता थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, क्या होता है उनके बीच में डिफरेंस। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके दोनों ही टाइप के सेल्स को डिटेल में। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का हमें स्ट्रक्चर देखना है यहाँ पे। वैसे तो हमें पता ही है क्या होता है क्या नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप के सेल होते हैं। इनके पास में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है। अब देखते हैं इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सेल एनवलप। सेल एनवलप क्या होता है, हमारे पास में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले जो बाहर वाली लेयर होती है, जो मैंने रेड पेन से बनाई है, विजिबल हो गई। तो जो हमने रेड कलर से बनाई है बाहर वाली लेयर, ये होती है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अभी हम इन चीज़ों को एक एक करके डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन वैसे बेसिक बात देखें, जो रेड वाली लेयर है यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ द सेल, वो होती है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद में अंदर एक लेयर आती है जो होती है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में सबने सुना है, सेल वॉल हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इतनी बार सुना है। सेल वॉल क्या होता है, कौन से क्लास की किस चीज़ की सेल वॉल बनी होती है, फंगस की कौन सी होती है, ये कौन सी होती है, वो कौन सी होती है, ठीक है। तो ये वही सेल वॉल की बात होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद में आती है हमारी सेल वॉल। उसके बाद में एक और लेयर आती है हमारी, जो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब ये जो तीनों लेयर्स होती हैं, इनको हम कहते हैं सेल एनवलप के बारे में तो सबने ही सुना होगा, एनवलप देखा होगा जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं। तो ऐसी सेल एनवलप में कौन कौन सी लेयर्स आती है, सेल एनवलप में आती है हमारी सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद में सेल वॉल, उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हुई है।
जैसे कि हम ये देख सकते हैं, ये हमारी सिंपल सीधी सीधी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रही थी, लेकिन ये ऐसे करके कुछ इसमें हो गया, मॉडिफिकेशन कहते हैं इसे हम। तो ये क्या है, ये होता है हमारा क्रोमेटोफोर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे है, ये ऐसे के यहाँ पे हमारा ये मॉडिफिकेशन हो गई सेल के अंदर, जिसको हम कह रहे हैं क्रोमेटोफोर। ठीक है, ये क्या करता है, इसका ना काम होता है भाई, कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं होगी कि अपनी मस्ती में अपने आप ऐसे हो रहा है बिना फालतू में, नहीं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, हर चीज़ का किसी न किसी चीज़ में कोई रोल होगा। तो जो क्रोमेटोफोर है, ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, ये सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा जो फोटोसिंथेसिस करते होंगे। ठीक है, तो अगर एग्जांपल हमें याद करने होंगे कि क्रोमेटोफोर किस किस में मिलता है, तो ऑफ कोर्स ये उन्हीं में मिलेगा जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट नहीं होगा। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। उसके बाद में हमें दूसरी मॉडिफिकेशन देखने को मिल रही है, ये वाली, जिसको हम कहते हैं मीजोसोम। मीजोसोम के बारे में हमने पहले सुना है थोड़ा थोड़ा, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। मीजोसोम, ये भी ऐसे करके कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है सेल में। अब ये क्यों हुई है भाई, क्रोमेटोफोर के बारे में हमें पता लग गया कि एक मॉडिफिकेशन हुई है, वो हुई है फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन मैं बताऊँ, जो क्रोमेटोफोर है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलेगा, सारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा, लेकिन जो मीजोसोम है वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। इसका काम क्या होता है, जनरली क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, हमने ये तो बचपन से सुना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि वो एटीपी सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, सिंथेसिस करता है वो एटीपी का, यानी कि एनर्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन वो एटीपी कैसे सिंथेसिस करता है, ये हम यहाँ पे पढ़ना है हमें। तो एटीपी सिंथेसिस करता है वो रेस्पिरेशन करके। ठीक है, तो जो मीजोसोम है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम कर रहा है, यानी कि जो मीजोसोम है वो करवा रहा है रेस्पिरेशन करवा रहा है, तो एटीपी भी सिंथेसिस करवा रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मीजोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, कह सकते हैं, जब काम सेम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिनके स्ट्रक्चर अलग है और फंक्शन सेम है, तो उसको हम कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, दोबारा सुनिए, दो स्ट्रक्चर हैं, उन दोनों के दो ऑर्गेनेली मान लीजिए, दो ऑर्गन्स मान लीजिए। ठीक है, दो ऑर्गन्स हैं, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के दोनों फंक्शन एक ही कर रहे हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे एनालोगस ऑर्गन। अब अपोजिट देखते हैं, अगर दो ऑर्गन्स हैं जिनके स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। अब यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोसोम क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, लेकिन फंक्शन क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोसोम्स जो हैं वो एनालोगस ऑर्गन है। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर तो उनके अलग अलग हैं लेकिन फंक्शन एक जैसा ही कर रहे हैं। एनालोगस और होमोलोगस के बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एवोल्यूशन में। ठीक है, एवोल्यूशन में हमें पढ़ना है इस बारे में, जब हम पढ़ते हैं फॉसिल्स वगैरह वाला टॉपिक आता है तब। ठीक है, तो लिंक हो दिया यार, बायो ना एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लिंक है, तो अभी इतना काफ़ी है। और अभी हम देखेंगे भी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर काफ़ी अलग होता है मीजोसोम से। ठीक है, तो यानी कि इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन फंक्शन एक ही है। फंक्शन क्या है इनका, कि ये मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और जो मीजोसोम है ना, उसका एक और काम होता है कि ये ना सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करता है, प्रोकैरियोटिक सेल का सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करता है। अब उसके बाद में आता है हमारा, अब हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे कुछ ऐसे पिगमेंट्स टाइप है, बट ये पिगमेंट नहीं है, ये इन्हें हम इंक्लूजन बॉडीज़ कहते हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या करती हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ स्टोरेज करती हैं। ठीक है, अभी पढ़ना है इसके बारे में भी। अब उसके बाद भी यहाँ पे हमें दिख रहा है राइबोसोम, बड़ा सुंदर बनाया हुआ है मैंने तो ये है राइबोसोम। ठीक है,
राइबोसोम के बारे में थोड़ा थोड़ा सबको पता है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है आगे 70S राइबोसोम। ये क्या होता है भाई? तो ये एस क्या होता है? ठीक है, जो ये 70S राइबोसोम है, पहले तो जनरल बात, राइबोसोम में बना होता है 2 सब यूनिट से मिलके। ठीक है, एक होती है छोटी सब यूनिट, एक होती है हमारी बड़ी सब यूनिट। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो राइबोसोम मिलता है वो होता है 70S राइबोसोम, लेकिन जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हमें मिलता है 80S राइबोसोम। अब एक चीज़ देखते हैं कि जो 70S राइबोसोम है ना, मैंने बताया कि 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है, एक होती है हमारी छोटी सब यूनिट, एक होती है हमारी बड़ी सब यूनिट। तो जो छोटी सब यूनिट है, वहाँ पे बना देती हूँ, ये हमारी छोटी सब यूनिट, ये हमारा बड़ा। जो हमारी छोटी सब यूनिट होती है राइबोसोम 70S राइबोसोम में, ये होती है हमारी 30S, और बड़ी सब यूनिट होती है हमारी 50S। अब आप सोच रहे होंगे मैम को तो मतलब मैथ्स भी नहीं आती, इतनी मैथ्स भी नहीं आती, 50 और 30 होता है 80, लेकिन यहाँ पे 80 नहीं होगा। ये मैथ्स नहीं है, ये बायोलॉजी है। और यहाँ पे ये जो दोनों यूनिट्स हैं, दो ये जो क्वांटिटीज़ कह लो, ये एडिटिव नहीं होती। दीज आर नॉन एडिटिव, यानी कि इन्हें हम ऐड नहीं कर सकते। 50 + 30 कर दिया 80, ऐसे नहीं होता। और ये एस क्या है यहाँ पे? ये एस रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन यूरेट कर लीजिए आप। यह मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें हम, यार सेडिमेंटेशन का मतलब हम सबको पता है कि अगर हम मिट्टी को पानी में डालेंगे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर हम इन सब यूनिट्स, इन राइबोसोम को सेटल करते हैं तो कितना टाइम लगता है। सेडिमेंट ना, मतलब सेडिमेंट कोएफिशिएंट एक टाइम की यूनिट समझ लीजिए आप, कि इनको अगर हम सेंट्रीफ्यूज वगैरह करेंगे तो इन्हें सेटल डाउन होने में, सेडिमेंट होने में कितना टाइम लगेगा। और ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, आपके काम की बिल्कुल चीज़ नहीं है। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, छोटी सब यूनिट बनी होती है 30S से, बड़ी बनी होती है 50S से, दोनों को मिला के हो जाती है 70S। ठीक है, 70S राइबोसोम। लेकिन ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का अलग पढ़ेंगे, अभी उस पर नहीं जाना। अब उसके बाद में ये हो गई बात राइबोसोम की। उसके बाद में एक और चीज़ देखने को मिल रही है बीच में, जिसको हमने कहा है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? जेनेटिक मटेरियल है सेल का, और क्या है? जीनोम भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको हमने कहा है गैस वैक्यूल। हमने वैक्यूल के बारे में तो सुना है, बट ये गैस वैक्यूल क्या होता है? गैस वैक्यूल एक स्यूडो वैक्यूल होता है। स्यूडो का मतलब भाई मैंने बहुत बार समझाया है, मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, मतलब ये झूठी वैक्यूल है। वैक्यूल नहीं है, बस इसका नाम है वैक्यूल। अब वैक्यूल क्यों है, कैसे है, क्या नहीं है, इसको हम अभी अब आगे पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे बस इतना ध्यान रखें कि यहाँ पे एक गैस वैक्यूल नाम की चीज़ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब ये बात हो गई लेयर्स की। उसके अंदर के ऑर्गेनेलीज कह लो या स्ट्रक्चर कह लो उनकी। ये बार बार क्या देखने को मिल रहा है हमें? 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, पिलाई, फ्लैजुला, फिम्ब्री। पिलाई क्या होता है? ये सब चीज़ें हमें एक जैसी लग रही होंगी, बट इनके फंक्शंस ना अलग अलग है। इनको हम अभी आगे पढ़ेंगे भी। पिलाई हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा था, याद होगा। कॉन्जुगेशन कहाँ पढ़ा था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था हमने कॉन्जुगेशन के बारे में, जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती थी 3 तरह की। कौन कौन सी? कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वही कॉन्जुगेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है पिलाई। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे आगे डिटेल में। अब उसके बाद में फ्लैजुला के बारे में तो भाई हमने बार बार सुना है। एनिमल किंगडम में भी काफ़ी बार सुना है। इस ऑर्गेनिज्म में फ्लैजुला प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं। फ्लैजुला के बारे में तो मैंने पहले भी बताया। फ्लैजुला हेल्प करता है मोटिलिटी में। मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो फ्लैजुला हेल्प करता है मूवमेंट में। अब उसके अंदर आ जाते हैं हम फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या होते हैं? फिम्ब्रे कहाँ होते हैं? फिम्ब्रे फैलोपियन ट्यूब में भी प्रेजेंट होते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे हेल्प करते हैं अटैचमेंट में। ठीक है, किसी चीज़ से अटैचमेंट में फिम्ब्रे हेल्प करते हैं। टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी, हम अभी इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में।
तो अब हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने जनरल आइडिया ले लिया प्रोकैरियोटिक सेल का, क्या होता है कैसे नहीं होता। आप इस डायग्राम को ज़रूर बनाइएगा, थोड़ा बड़ा करके बना सकते हैं आप। लाइक मेरे को तो समझ आती हैं चीज़ें, मेरे को याद होती हैं, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बना लेती हूँ। आप इसे बड़ा बना सकते हैं डायग्राम को, ठीक है। और अब हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा प्रोकैरियोटिक सेल बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। और इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन and share this video with your friends, and tell me about what you like in the video and what you don't like in the video in the comment section. Okay, and if you want my handwritten notes, then you can comment below and let me know that, and then I will provide you the PDF of my handwritten notes that are free of cost, ठीक है। And if you need modules, then you can also message me and or comment below, so that I can provide you the modules. And I have Akash modules, ठीक है, current वाले, recent वाले। And yes, thank you so much for for viewing this video, and yes, show some support because it really mean and it really need it. Thank you so much.